नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां खबर है कल से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कल मैनपुरी उपचुनाव, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव उम्मीदवार हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी विधानमंडल के कल से शुरू होने से पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के चलते कुछ विधायक सदन से गैर हाजिर रह सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव भी सदन की कार्यवाही में शायद शामिल ना हो पाए। देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है शीतकालीन सत्र से पहले, लेकिन इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के ना शामिल होने की सुगबुगाहट है। सस्पेंस बरकरार है क्योंकि कल उपचुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव मैनपुरी में रह सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखना यह होगा 12:30 बजे जब यह बैठक होगी तो उसमें उपस्थिति अखिलेश यादव की रहती है या नहीं। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। उपचुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब बीजेपी मिशन निकाय चुनाव में लगी हुई है। मिशन निकाय चुनाव के तहत सीएम गोरखपुर का दौरा करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे और गोरखपुर महानगर के 80 वार्ड और जिले के 11 नगर पंचायत के प्रबुद्ध जनों की जीत सुनिश्चित हो, ऐसा मंत्र देंगे। सीएम 6 लेन फ्लाईओवर समेत गोरखपुर को 950 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर आज मेयर और चेयरमैन के लिए आरक्षण सूची जारी हो सकती है। 17 नगर निगम के मेयर और 200 नगर पालिका के अध्यक्ष और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष चुनाव के लिए आरक्षण के फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हैं। आज इसकी घोषणा हो सकती है। वैसे तो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल ही जानकारी देनी थी, सूची साझा करनी थी, लेकिन बाद में यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। और अब सूत्रों की माने तो इसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि विभाग इसे उसी तरीके से जारी करेगा जैसे इससे पहले 75 जिलों के लिए वार्ड में आरक्षण की लिस्ट जारी हुई थी। इससे पहले यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों के निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। पिछली बार 16 शहरों में नगर निगम और मेयर के चुनाव हुए थे, इस बार संख्या 17 हो गई है। पिछली बार भी मेयर के लिए महिला, ओबीसी, SC ST के लिए आरक्षण था। इस बार के लिए भी देखिए ये लिस्ट जारी होगी। इंतजार है, कल ही ये लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि इस लिस्ट को बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जारी कर दिया जाएगा। फिरोजाबाद में पुलिस अधिकारियों के कहने पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र कुमार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में फांसी लगाई। मृतक छात्र ने कॉलेज के स्टाफ पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद छात्र जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए थे। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी जब हालत खराब थी तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी, ना ही उसे कोई माकूल वक्त पर ले जाने की कोशिश की गई। कार से उसे ले जाया गया, बल्कि एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर भर्ती कराया गया। ये तमाम चीजें हैं जो नाराजगी का विषय है और यही वजह है कि स्टाफ और तमाम छात्रों का धरना प्रदर्शन करते परिसर के भीतर ये मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधानाचार्य सहित 5 लोगों के विरुद्ध धारा 306 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल के छात्र शैलेंद्र की खुदकुशी का मामला, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले में संज्ञान लिया है। छात्र की आत्महत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी रिपोर्ट तलब की है। मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई हो, यह कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि अगर ये स्टूडेंट आत्महत्या करता है, हॉस्टल में फांसी लगाता है और अब छात्रों में आक्रोश है
तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस भी स्थिति में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ये बात सुनिश्चित करिए। यूपी उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव का प्रचार शोर थम गया। आज मैनपुरी, रामपुर, खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तीनों चुनावी क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी, पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। कल होने वाले मतदान से पहले आज सियासी दल आखिरी वक्त के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। मैनपुरी, खतौली, रामपुर चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के हाथ में डोर है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो बयानों के तीर चले, क्या वो वोटिंग के दिन हवा का रुख तय करेंगे? क्योंकि ये पहला उपचुनाव है जिसमें तालिबान से लेकर मोगैम्बो, समाजवाद से लेकर रामराज और पेंडुलम जैसे शब्दों का खूब जिक्र हुआ है। खत्म हुआ प्रचार का शोर, अब जनता के हाथ में डोर। अखिलेश की अग्नि परीक्षा, सपा कर पाएगी अपने किले की सुरक्षा। रामपुर में आजम का इम्तिहान, मतदान से पहले मुकदमों पर घमासान। मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहां जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। खतौली का महासंग्राम, बदलेगा पश्चिम का मिजाज। जमकर चले बयानों के तीर, कौन खींचेगा जीत की लकीर। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर प्रदेश की जिन 3 सीटों को लेकर पिछले 1 महीने से प्रचार का शोर मचा हुआ था, वो थम गया है और अब चुनाव की डोर जनता के हाथ में है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है, तो रामपुर आजम खान के लिए गढ़ बचाने की चुनौती। ठीक इसी तरह खतौली का चुनाव पश्चिम का मिजाज बदलने की जंग है। अब चुनावी जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 5 दिसंबर को जनता के वोट से तय हो जाएगा। लेकिन जो अपना किला हारेगा उसका मिथक टूट जाएगा। जैसे मैनपुरी पिछले 9 चुनाव से समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला रहा है, ठीक उसी तरह रामपुर की सियासत पिछले 4 दशकों से आजम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जबकि खतौली में पिछले कई चुनाव से भाजपा का ही राज तिलक होता रहा है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर टिकी है। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयानों की चर्चा खूब हो रही है। मैनपुरी में ये जुबानी जंग समाजवाद के नाम को लेकर हुई, जहां सीएम योगी ने राम राज्य के मोर्चे पर समाजवाद को चुनौती दी, तो अखिलेश ने समाजवाद को ही राम राज्य बता दिया। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी में समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैनपुरी में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश से ज्यादा शिवपाल सिंह यादव रहे, लेकिन जब बात चाचा की आई तो अखिलेश ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए
कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। इसी तरह खतौली में तालिबान का खूब जिक्र हुआ। सीएम योगी 30 नवंबर को जब प्रचार करने आए तो पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, फिर सपा और रालोद के गठबंधन की तुलना तालिबान से कर दी। लेकिन अब तालिबान से शुरू हुई ये लड़ाई मोगेम्बो पर आ गई है। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। योगी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगेम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ लेगा। अब सवाल बड़ा है कि जो जुबानी तीर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर चलाए, उनका असर मतदान पर कितना होगा, क्योंकि अब गेंद जनता के पाले में है। वो तय करेगी कि मैनपुरी का किला बचेगा या आजम का गढ़ ढहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मैनपुरी, जिसका ताज इस बार डिंपल और रघुराज में किसके सर होगा, ये सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है। क्योंकि उपचुनाव में 3 सीट पर भले ये चुनाव हो रहा हो, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मैनपुरी की है। जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा ने अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सवाल ये है कि मैनपुरी की जनता नया इतिहास लिखेगी या फिर अपने आप को दोहराएगी। मैनपुरी का किला सपा का सबसे ताकतवर जिला। विरासत बचाने की लड़ाई प्रतिष्ठा पर आई। किसको मिलेगा मैनपुरी का ताज, डिंपल या रघुराज? उपचुनाव की जंग में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो मैनपुरी है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। ये वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव की 3 पीढ़ियां लोकसभा का चुनाव जीती है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जब बात उपचुनाव की आई है, सपा के साथ हार ही आई है। और अब सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी भी हार जाएगी? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ सुलह कर ली, तो शिवपाल ने भी मैनपुरी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत दी है। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। चाचा और भतीजे के बीच जो रिश्तों की बर्फ जमी हुई थी वो पूरी तरह से पिघल गई। दोनों एकजुट नजर आए और इसका सियासी मायने भी देखे गए। लगातार मंच पर शिवपाल हो या अखिलेश यादव, दोनों चाचा और भतीजे की बॉन्डिंग की बात करते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश और शिवपाल का जोड़ मैनपुरी का किला बचा पाएगा, क्योंकि भाजपा के लिए ये सीट 2024 में सभी 80 सीट जीतने का रास्ता है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने मैनपुरी में 2 जनसभाएं की और हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दी। चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है, वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। अब मैनपुरी में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन जो भी नतीजा आएगा
उससे 24 का भविष्य साफ हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जीती तो उसका सभी 80 सीट जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का मिशन 80 खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात रामपुर की, जहां मतदान से पहले आजम खान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आजम पर 2 दिन में 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सवाल यह है कि आजम के जिन बयानों को लेकर के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि रामपुर का ये जो चुनाव है आजम के लिए साख का चुनाव है, और अगर इसमें वो हारते हैं तो सवाल भी उन्हीं पर उठेगा, और फिर आजम के दिए इन बयानों का जिक्र भी खूब जोरों से होगा। आजम की टेंशन हाई, कौन जीतेगा रामपुर की लड़ाई। रामपुर जीतने की रेस, आजम पर दर्ज हुए 2 दिन में 2 केस। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। रामपुर में प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, क्योंकि जो नया केस दर्ज हुआ है वो 1 दिसंबर के बयान से जुड़ा है, जब अखिलेश यादव प्रचार करने रामपुर पहुंचे थे। इसी जनसभा के मंच से आजम खान ने ऐसी बात कही जिसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद। अब आजम खान के इसी बयान को लेकर उन पर धारा 153A, 505 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बीते 2 दिनों में उन पर दूसरा मुकदमा है, क्योंकि आजम खान पर एक मुकदमा शुक्रवार को भी दर्ज हुआ था, जो उनके कोख वाले बयान से जुड़ा है, जिसमें आजम के खिलाफ धारा 394B, 354A, 353A, 505, 504, 509, 125 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम खान पर दर्ज इन मुकदमों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, तो हम तो यही मानते हैं कि वो बयान बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। किसी भी कार्रवाइयों से या पुलिस के घूमने फिरने से डरे नहीं, हिम्मत और हौसला अपना रखें। रामपुर बहुत बाशऊर और बाहिम्मत लोगों का शहर है। 40-50 साल से आजम खान साहब के नेतृत्व में यहाँ एक इनकलाबी तारीख लिखी गई है, और ये इलेक्शन भी एक नया इतिहास बनाएगा इस शहर के अंदर। वही अब्दुल्ला आजम अपने पिता के बचाव में उतर आए हैं, जो कह रहे हैं कि अब तो जिंदाबाद कहना भी गुनाह है। वही जैन चौधरी शनिवार को रामपुर में प्रचार करने पहुंचे थे, तो वो भी आजम पर दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाते नजर आए। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। मैं नहीं मानता कि इतनी सीट जो मजबूत रही है उसमें कोई मुकाबला हो। वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, उनकी अपनी राजनीतिक अनुभव और छवि है। भले उनके वोट का अधिकार छीन लिया हो और सीट उनसे छीन ली गई हो। हालांकि इस मुश्किल वक्त में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी आजम खान के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को जब अखिलेश रामपुर आए थे तब तो कहकर गए थे कि आजम अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ है। स्वीकार करना चाहिए, और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं है। और अब ये एकजुटता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के मोर्चे पर भी दिख रही है, जो न सिर्फ उनके साथ खड़े हुए हैं, बल्कि भाजपा को रामपुर की पिच से सीधी चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या आजम खान अपना किला बचा पाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई में भले ही उनकी जगह आसिम राजा मैदान में हो, लेकिन साख उन्हीं की दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
खबर आपकी, जुबान आपकी।